के शो में। 950 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने के नाम पर 20 करोड़ रिश्वत तलबी, मुल्जिम गिरफ्तार। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज स्कूल एजुकेशन सिंध मोहम्मद हुसैन सोमरो गिरफ्तार। बच्चों के गर्म कपड़ों की फरमाइश पर बाप की खुदकुशी ने कड़े सवालात उठा दिए। सिंध 5 साल में 1300 अफराद की खुदकुशी, खतरे की घंटी। NICH में आतिज़दगी से नौमौलूद बच्ची जा बहक, मुजरिमाना गफलत बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम, बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक अंदोनाक वाक़या हुआ। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसी आयरनी और इस तरह के अलमियाँ हम देखते हैं इस माशरे में, जिसकी वजह से हम यकीनी तौर पर सोचने मजबूर हो जाते हैं कि ये पूरा निज़ाम, ये पूरा हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अक्सर हमें चारों तरफ से मामला नज़र आते हैं। लेकिन शहर कराची में NICH में इंक्यूबेटर में आग लगी, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में, जहाँ 4 दिन की इकरा जो है वो झुलस कर जहाँ बाग हो गई। अब वहाँ उसकी जो दादी या उसकी जो नानी थी, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि NICH की इंतज़ामिया जो थी वो बचाने नहीं आई और वो अकेली कोशिश करती रही इसको बचाने की, जबकि NICH की तरफ से कहा गया कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सिंध गवर्नमेंट इसके ऊपर एक टेक्निकल कमेटी, यानी जिसके अंदर हेल्थ ऑफिशियल्स होंगे और बायोकेमिकल एक्सपर्ट्स भी होंगे, जो इसकी तफ्तीश करेंगे कि आखिरकार ये माजरा क्या हुआ और किस तरह हुआ। आपको ये बताते चले कि सिर्फ कराची शहर में पिछले 2 हफ्तों के दौरान ऐसे 3 वाकयात हो चुके हैं। यानी NICH में ये जो आग लगी है इंक्यूबेटर में, इससे कबल NICVD के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर आग लगी थी, जिससे पूरी फ्लोर जल गई थी। और उससे कबल JPMC यानी जिना के गायनी वार्ड के इंक्यूबेटर में आग लगी थी और वहां पर भी इस वक्त ये आग लगने का वाकया इन्हीं 2 या 3 हफ्तों के दौरान हो चुका है। ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, ये निज़ाम की गफलत है, ये जो बार बार हमारे सामने आ रही है। इस पर प्रोग्राम है। और ये 4 दिन की जो इकरा है, इसकी जान गई, आखिर जिम्मेदार कौन है, क्या ठहराए भी जाएंगे जिम्मेदार या नहीं। इसी तरह से एक और जो कल हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, एक फैमिली, एक शख्स जो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े अफोर्ड नहीं कर सका, उसने खुदकुशी कर ली और अपनी जान दे दी। अब ये जो उसने उससे पहले खत लिखा, उसमें उसने कहा कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब मुझे घर के लिए गर्म कपड़े घर फराम करें, दीगर सहूलियात फराम करें। इसकी तफसीलातें भी जाएंगे, इसकी फैमिली का जो मौक़िफ़ आया था सामने वो भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले अपने गैस को इंट्रोड्यूस कराते हुए रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, DMC सेंट्रल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वसीम आप सीनियर सियासतदान हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर शहजाद साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को हेड सेक्रेटरी जनरल है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। जिब्रान नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले कैसर शहजाद साहब आपसे डॉक्टर साहब पूछूंगा, ये इंक्यूबेटर में आग लगना ये क्या हो रहा है, आखिरकार क्यों हो रहा है, और क्या ये जो कमेटी बनाई है इंक्वायरी, ये पहुंच सकेगी इसकी तह तक, या आपको लगता है ये सिर्फ एक फॉर्मल एक और कमेटी, एक रिपोर्ट और बात को दबाने की कोशिश है? डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया। बात साहब ये है कि कमेटियां बहुत बनती हैं और बाज़ दफा बहुत फ्रूटफुल होती हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन सही मानों में हम उससे सबक नहीं सीखते हैं। इन कमेटियों का मकसद ये होना चाहिए, और इस हवाले से भी जो ये वाकया हुआ है, अगर जो कमेटी बनी है इसका मकसद ये होना चाहिए कि अगर कॉज ऑफ जो इंसिडेंट है वो पता चले। अगर किसी की गफलत है, कोई वहां बैठ के सिगरेट पी रहा है, कोई वहां और कोई माचिस जलाई है, कोई और किसी डेलिब्रेशन से कोई काम हुआ है, तो उसको उसका पता होना चाहिए। कोई शॉर्ट सर्किट हुई है तो वो क्यों हुआ है उसका पता होना चाहिए। गर्ज ये है कि इसका मकसद ये है कि हमने ये देखा है कि इस पे बातें बहुत होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन फिर वो बात खत्म हो जाती है, फिर वही वाकया रिपीट होता रहता है, विच इज वेरी बैड। ऐसा होना नहीं चाहिए, हम सीखते नहीं है। और मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि इस वाकये से बहुत सिंपल तरीका है, इस वाकये से ये देखा जाए कि ये वजह हुआ क्या है। अगर शॉर्ट सर्किट है तो मैंने आज भी ये बात कही है और हमेशा कहता रहता हूं कि ये देखें, तमाम इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल है, हमारा मरीजों का जो एतमाद है वो शटर हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हम अपने मरीजों को इलाज के लिए दाखिल किया था, वो मर गया वहां पे बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, आग लगने की वजह से, छत गिर जाने की वजह से। ये बहुत ही बुरी बात है। कराची जैसे शहर में अगर इस तरह का वाकया हो और उसकी नानी
45 मिनट तक, 1 घंटे तक चीखती रही हो और कोई उसको बचाने ना आए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है सरकार के लिए भी और हम आवाम के लिए भी। अलमिया अच्छा, ये कैसे सब साथ रही? इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से आज एक अहम बयान भी आया और उनकी तरफ से भी कहा गया, उन्होंने बताया जी कि वो खुद एक सरकारी अस्पताल में वो पैदा हुए थे। ये बच्ची 4 दिन की जिसका इंतकाल हुआ झुलस का जाबा कोई सरकारी अस्पताल है। कितना फर्क आ चुका है इन सरकारी अस्पतालों में। कराची जैसा शहर जो कि मॉडल सिटी, आप कहें जी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहां के अस्पताल का आलम यह है। वज़ीर आज़म की तरफ से क्या कहा गया था, पहले जरा सुनते हैं। मैं एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। आज सरकारी अस्पतालों का आहिस्ता आहिस्ता हालात बिगड़ते गए और पैसे वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना शुरू हो गए। ये बात तो बिल्कुल निशानदेही, वज़ीर साहब ने डायग्नोज सही कर ली प्रॉब्लम। लेकिन रेहान हाशमी साहब आपसे पूछूंगा, जिब्रान नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। रेहान हाशमी साहब, ये माजरा क्या है? क्योंकि अब ये जिस तरह 4 दिन की बच्ची, इससे पहले NICVD के एक वार्ड में आग लगना, फिर JPMC के गायनी वार्ड में आग लगना, ये टेक्निकल फॉल्ट है क्या? और अगर इस तरह हो जाएगा तो ट्रस्ट फिर क्या रहेगा लोगों का कि वो जाएं सरकारी अस्पतालों में जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते जाना? अल्टीमेटली पाकिस्तान की मेजर पॉपुलेशन को जाना उधर ही है सरकारी अस्पताल में। क्या हो रहा है आखिरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफान, बेहतर तो ये था कि सिंध हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा ये जो वाक़यात हो रहे हैं पै दर पै और संगीन नौयत के हामिल हैं, इसके ऊपर अपनी जिन्होंने एक्शन लिया है वो बताते। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कमेटी बनाने की है और उस कमेटी के क्या नताइज होंगे, वो कमेटी किन मेंबरान पे मुश्तमिल होगी। देखिए, सवालिया निशान तो उस वक्त पैदा हो जाता है कि क्या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, वहां पर मौजूद अमला होता है या नहीं होता। अगर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, खास तौर पर इंटेंसिव केयर यूनिट है, तो वहां पर तो वैसे ही ऑन कॉल डॉक्टर होते हैं, अवेलेबल होने चाहिए। अगर अवेलेबल थे तो वो फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये बहुत सारे सवालात हैं। इंक्वायरी हो और मंजर आम पर आए और उसमें तयन हो जिम्मेदारों का। इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी अस्पताल कुछ जगहों पर तो सिंध में बिलखसूस वसाइल की फराहमी दी जा रही है, उसके बावजूद भी, उन वसाइल की फराहमी के बावजूद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बल्कि दूसरे किस्म के इंसिडेंट्स, जिस तरह आग लगने वाले इंसिडेंट्स पैदर पै हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब ऐसे भी सरकारी अस्पताल हैं जहां पर वसाइल नहीं दिए जा रहे। ये तो बदकिस्मती है। ऐसी सूरत हाल में प्राइवेट सेक्टर जो सर्व कर रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर के जो कि सही मायने में सर्व कर रहे हैं, लेकिन किस हद तक करेंगे और कितना करेंगे, उस कमी को पूरा करने की प्राइवेट सेक्टर कोशिश तो करता है, लेकिन यकीनन वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो जिम्मेदारी हुकूमत की है, जो सरकार की है, और खास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद तो बहुत सारे मसाइल रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें यह मसला भी है कि जो डेवोल्यूशन हुई है, उस डेवोल्यूशन को उसकी रूह के तनासुब से, उसकी मुनासबत से डिवॉल्व होकर सम्राट हर खास आम के लिए होने चाहिए थे। बदकिस्मती से हेल्थ सेक्टर भी 18वीं तरमीम के नतीजे में डिवॉल्व होने वाला एक सेगमेंट है, जिससे वो जो सम्राट मिलने चाहिए थे आम आवाम को, वो नहीं मिल पा रहे बदकिस्मती से। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल रिव्यू करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो क्योंकि बात है कि ये एक तो कि अस्पताल और हेल्थ का निजाम, वो सारी चीजें, लेकिन इसमें जो नेग्लिजेंस वाला जो एलिमेंट है, अब 4 दिन की बच्ची अगर झुलस कर जाबाक हो गई इंक्यूबेटर में आग लगने से, और फर्क बड़ा वाज़ेह है बयानात में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कह रही है कि टेक्निकल फॉल्ट था, हम कोशिश करते रहे, वो हमसे खुला नहीं क्योंकि वो सील्ड था इंक्यूबेटर। और जो उसकी नानी है वो कहती है कि 45 मिनट तक वो अकेली कोशिश करती रही और कोई बचाने अस्पताल इंतजामिया की तरफ से नहीं आया। रेहान हाशमी साहब ने एक सवाल इंपॉर्टेंट ये भी उठाया जी आपने कि इस कमेटी में कौन है, तो ये जो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के इल्म में है कि कोई कौन है इसमें? आप लोगों के नुमाइंदा कोई है इसमें? कौन हेल्थ एक्सपर्ट्स है, कौन है इस कमेटी में आपके इल्म में? नहीं जी, इसमें अफसोस की बात यह है कि इस तरह की जो कमेटी बनती है उसमें कभी भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को कभी कभार कभी इंक्लूड किया तो किया, लेकिन इंक्लूड नहीं किया जाता। बात सारी ये है कि इसमें सिस्टम की खराबी है। ये वाकई हमेशा होता रहेगा अगर सिस्टम को सही नहीं किया जाए। देखिए, ये अभी रेहान हाशमी ने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉक्टर्स को ड्यूटी पे होना चाहिए, प्लस डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आना चाहिए। ये सारी बातें, और इससे बढ़ के मैं कहता हूं कि ये तमाम पाकिस्तान के अस्पताल में इमरजेंसी की सिक्योरिटी एक ड्रिल होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि कहीं आग लग जाए तो हमारा स्टाफ कैसे उसको रेस्क्यू करे। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, रिफ्लेक्सेस नहीं है,
उनका जहन में नहीं आता कि अभी करना क्या डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है, लेकिन आपने कहा कि कमेटी में आप लोग शामिल हैं। कमेटी में हमें कहा गया कि बायोकेमिकल एक्सपर्ट्स शामिल हैं और उसके अलावा और दीगर के वो जो आग क्यों लगी और क्या कैसे लगी, लेकिन आग लगने से जो ओवरऑल सिस्टम है ये भी एक्सपोज हुआ। जिब्रान नासिर साहब, आपकी नजर में ये 4 दिन की बच्ची इकरा जिस तरह जाबाक हुई झुलस कर, अंदोनाक वाकया, और इससे पहले 2 हफ्ते में 2 ऐसे वाकयात कराची में हो चुके हैं जहां अस्पताल में, जिना में और इसके अलावा NICVD में आग लगी है। ये आखिर हो के ये जो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा है, गल सड़ रहा है, क्या हो रहा है? ये जो क्या मासिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नेग्लिजेंस है, अटेंशन नहीं है हुक्मरानों की, क्या मसला है आपकी नजर में जिब्रान नासिर साहब? मैं इस पे क्या तबसरा कर सकता हूँ सफान साहब, आप मुझे हर महीने कभी ना कभी किसी शो में बुला लेते हैं और कोई ना कोई अंदोनाक वाक़या मेरे सामने रख देते हैं और फिर बोलते हैं मुझसे तबसरा करें। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पेशावर जो हूँ मातम करने वाला बन जाऊँ, यही मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अच्छा लग रहा है। बुनियादी इशू मेरे ख्याल में ये है कि आपने कभी नोट किया होगा कि हमारे जमहूरी तौर पर मुंतखब जो नुमाइंदीन हैं, जो हमारे वोट लेके आते हैं, जो हमसे हाथ मांग के वोट मांगते हैं, तो जब भी कोई ऐलान करते हैं, जब भी कोई पैकेज अनाउंस करते हैं, जब भी कोई स्कीम अनाउंस करते हैं, जब भी किसी अस्पताल का इफ्तिताह करते हैं, तो उनकी टोन ये नहीं होती है कि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया है। उनकी टोन ये होती है कि उन्होंने आवाम पे कितना बड़ा एहसान किया है और देखो ये एहसान तुम पे पिछली हुकूमतों ने नहीं किया था, ये हमने किया था। जब ये आपको अपना फर्ज लगने लगेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी लगने लगेगी, तो आपको असातिज़ा का भी ख्याल आएगा, स्कूलों का भी ख्याल आएगा, अस्पतालों का भी आएगा, अस्पतालों के स्टाफ का भी आएगा। यकीनी तौर के ऊपर हम अस्पतालों के अंदर सिर्फ तभी इशू रेस करते हैं जब इस तरह का कोई वाकया हमारे सामने हो जाता है कि इनक्यूबेटर के अंदर एक 4 दिन की बच्ची चल के मर गई, जो कि हर लिहाज से कंडेमेबल वाकया है, उसकी सतह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर 2400 घंटे वहाँ का स्टाफ किन हालात में काम करता है, कितनी शिफ्टें करता है, कितनी तनख्वाह पे काम करता है, जो नए इनके ऑफिसर्स आते हैं उनको कहाँ सिफारिशें देनी पड़ती हैं हाउस जॉब लगवाने के लिए, और फिर उनकी क्या क्या रूटीन होती है, वहाँ पे सफाई का क्या आलम है, किस गंदगी में, किस बदबू में वो काम कर रहे होते हैं। खासतौर पे इस तरह के वार्ड्स जहाँ पे इंसानी क्या कहते हैं फजला भी निकलता है और बाकी चीजें। तो हम तो जिना अस्पताल में मैं 2 साल काम कर चुका हूँ और 2-3 वार्ड अडॉप्ट करके वहाँ पे सफाइयाँ करते रहे हैं, तो हमें पता है कि वो नॉर्मल हेल्दी वर्किंग कंडीशंस ही नहीं है। आप अगर आज यहाँ पे दुनिया में किसी भी मौजूद माशरे का निज़ाम राइज कर देंगे तो सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस नहीं होंगे जिना अस्पताल के ऊपर, बल्कि वर्क प्लेस अब्यूज जो होता है, लेकिन हालात के अंदर आप नर्सेस से और डॉक्टर से काम करा रहे हैं, वो भी होगा। तो हमारे यहाँ अगेन इस बहस से हम हट जाए कि जी वफाक के पास चला गया, सूबे के पास आ गया, दोनों में से किसी के पास जाएगा, दोनों के बस का नहीं है। ब्रेक कहा जा रहा है, तो इस बात को अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि वफाक और ये तमाम बड़ी अहम तरह आपने निशानदेही भी की है कि ये वर्क जो पेशेंट में वो लोग काम कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी है और ये बड़ा अहम पहलू है। इसके साथ साथ अहम कुछ नुकात वसीम अफ्ताब साहब भी साथ मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू होगी जी, क्योंकि कल एक और वाकया अंदोनाक हुआ है खुदकुशी का। ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स ही वजह हैं, बहुत सी हो रही हैं जिसकी वजह से ये फिगर्स आ रहे हैं सामने, लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इस वक्त ये भी एक बड़ी अहम फैक्टर बन रहा है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ होगी। महंगाई बहुत हो गई है कि बच्चों का मैं कुछ नहीं कर सकता। मजबूर में अपना वो जला के रखा, मेरे को बोलता था माँ मेरे को माफ करना। भाई साहब को बोला था गर्म कपड़े दो, उसने अपने आप को पेट्रोल लिया जला दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है जी? इकरा की जिस तरह झुलस कर जाबाक हुई, अंदोनाक वाकया अलमिया इस पूरी जो हेल्थ सिस्टम को बेनकाब कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कल एक और वाकया हुआ, बल्कि परसों हुआ, जब एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली, और आग लगाने की वजह यह थी, उससे पहले उसने खत भी लिखा कि वज़ीर आज़म साहब जो है मुझे सहूलियात फराम करें, घर दें, मेरे बच्चों को गर्म कपड़े दें। और वो 3 या 4 माह से कहा जाता है जी कि बेरोजगार भी था। ये जो मीर हसन नामी शख्स है जिसने खुदकुशी करी है, इसने भी बहुत से अहम सवालात उठाए, लेकिन तकरीबन सवालात सारे वही हैं जी। क्योंकि अभी जो बात हो रही थी, जिब्रान नासिर साहब भी कह रहे थे कि जब तक हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो फोकस नहीं करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, तमाम चीजों की तरफ, ऐसे अलमिये ऐसी चीजें रोज आती रहेंगी। क्या कहा मीर हसन की फैमिली ने, पहले आपको जरा सुनवाते हैं, इसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हियर दिस। बेटा गरीब था, बेचारा किराया नहीं भर सकता था, बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा था, मजबूरी में बेटा जाके बेटा हमारे बेटे को बहुत मजबूरी हो गई, मजबूरी में अपना वो जला के रखा, मेरे को बोलता था माँ मेरे को माफ करना।
और इसी तरह उसके बच्चे ने क्या कहा कि किस तरह से वाक़या हुआ, ये अंदोनाक है, लेकिन ये सिस्टम जो है, ये हालात जो हैं, थोड़ा ये भी इस पर अक्कासी हो रही है। इसमें ज़रा सुनते हैं क्या कहा गया था। वालिद साहब को बोला था गर्म कपड़े दो, उसने अपने आप को पेट्रोल लिया, जला दिया। वालिद साहब ने बोला मैं गर्म कपड़े नहीं ला सकता हूँ, बोलता है बेरोजगार है। हुकूमत ने बोलती है कि महंगाई कर दी है। हुकूमत को चाहिए मेरा खर्चा बर्दाश्त करे, मुझे पढ़ना है, और क्या मेरा अब्बू के बाद कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं कि मेरे शोहर खुद को आग लगा के फिर चला गया ना हम लोगों को छोड़ के। ये कि गरीब था, कुछ नहीं कर सकता था, हम लोग खाली प्लाट में रहते थे। अब तो मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊंगी, कुछ आप मेरे लिए कर सको। उसने बोला कि महंगाई बहुत हो गई है कि बच्चों का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी मजबूरन होके उसी ने खुदकुशी कर दी है ना। अब ये इस वक्त उस घर की ज़बानी आपने सुना जो मसाइल थे जिस वजह से खुदकुशी हुई। कुछ नंबर्स भी हमारे सामने आए इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, क्योंकि ये आपको बताते चलें कि ये बहुत बड़ी एक मेंटल प्रॉब्लम है, जहनी तनाव, जहनी मसाइल है, मसला है, जिसको एक जहनी बीमारी है, जिसकी वजह से रुझान बढ़ रहा है। लेकिन इन नंबर्स के अंदर क्या अवामिल हैं, क्या फैक्टर्स हैं, ये तो नहीं। लेकिन सूबा सिंध के हवाले से कहा गया कि पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 1300 से जायद अफराद ने खुदकुशी की है। उमरकोट, थर और मीरपुर खास में खुदकुशी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। मीरपुर खास वो डिवीजन है जहां 5 वर्षों के दौरान खुदकुशी के सबसे ज्यादा वाकयात हुए। सिर्फ उमरकोट, मीरपुर खास और थरपारकर में तकरीबन 686 वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं। खुदकुशी करने वालों में ज्यादा तादाद नौजवानों और खवातीन की है। पिछले 1 साल में इन 3 अजला में 160 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। खुदकुशियों के अदाद शुमार के ग्राफ में हैदराबाद डिवीजन दूसरे नंबर पर है, जहां तकरीबन 299 अफराद ने खुदकुशी की। 5 सालों के ये फिगर्स हैं। शहीद बेनज़ीर जो डिवीजन है वहां 181 अफराद ने खुदकुशी की, जिसमें 106 अफराद मर्द और 75 खवातीन थे। ये कराची में तकरीबन 107 अफराद जो है मजमूई तौर पर खुदकुशी कर चुके हैं। डॉक्टर वजाद साहब भी जो साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड साइंसेस से ताल्लुक है, वो भी साथ मौजूद होंगे हमारे। वसीम आफ्ताब साहब, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये हो रहा है आखिरकार? अस्पताल में बच्ची का हलाक होना, खुदकुशियां करना, लोगों का ये निज़ाम को एक्सपोज कर रहा है, क्या हो रहा है? हम लोगों की तवज्जो नहीं, हुक्मरानों की, क्या हो रहा है ये सारे मामला? देखिए सफ़ान, आपने भी और मेरे दीगर दोस्तों ने भी अपनी बातों में ये इस बात का तज़किरा किया, कराची जैसे शहर के साथ, कराची जैसे शहर में तो ऐसा लग रहा था जैसे कराची शहर में पिछले कई दहाइयों से दूध की और शहद की नहरें बह रही थी और अचानक इस तरह का यह वाक़या हो गया। नहीं, कराची शहर पिछली कई दहाइयों से मुतासिर है। ये एक लावारिस शहर है। जिस शहर को जो शहर मुल्क को पाल रहा हो, जिस मुल्क का वजीर आज़म इस शहर से इलेक्ट हुआ हो, जिस मुल्क का प्रेसिडेंट इस मुल्क से इलेक्ट हुआ हो, जिस सूबे का गवर्नर इस शहर से इलेक्ट हुआ हो, वहां के लोग खुदकुशी कर रहे हो, तो ये आज की बात नहीं है, ये तो रोजाना का रोना है। और मैं समझता हूँ कुछ होगा भी नहीं। 1300 पूरे सफर में मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा शायद हमारे मुल्क का कोई रियल इशू है ही नहीं। गरीब आदमी का मरना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इससे बड़ी लिथल रिपोर्टें आ चुकी हैं पूरे पाकिस्तान के बारे में, सिंध के बारे में, कि क्या कुछ हो रहा है। लाखों बच्चे मर गए, सही तौर पे उनकी पैदाइश के ड्यूरिंग प्रोसेस जो है ना, उनको सही ग़िज़ा नहीं मिल सकी। कुछ नहीं होता। ये हमारा अलमिया है कि हम लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं। कभी किसी के पास टाइम होता है तो एक आध प्रोग्राम हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। ना इसका भी कुछ होना है, ना उसका कुछ हुआ है, ना इसका कुछ होगा, क्योंकि हम एक बेहिस माशरा बन चुके हैं। हमारे हुक्मरानों को दरअसल उनको पता है कि ये सोई भी कौम में जो कुछ किया जा सकता है कीजिए। भाई, एक ऐसे मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आप ये बताइए कि जब कारखाने बंद हो रहे होंगे, आप 13% पे इंटरेस्ट रेट लेकर गए हुए होंगे, लोग अपना कारखाना बंद करेंगे। क्यों रखें वो कारखाने में हजारों लोगों को, जब उन्हें 13% पे सूद मिल रहा हो, बाहर से पैसा लेंगे, 2% के ऊपर 12-13% पे इस मुल्क में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा। अभी तो कुछ लोग मर रहे हैं, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में लोगों के मरने की तादाद बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जमहूरियत के नाम पर हमने कई तरमीम की हैं, तो एक तरमीम ऐसी भी करने कि भाई इस मुल्क में गरीबों का मरना कोई इशू नहीं होगा, नहीं इस पे कोई आवाज उठाएगा, ना इस पे। वसीम साहब, ये आप जैसे कह रहे हैं ना कि ये सोली आपको जो लग रहा है मतलब माशी मामला है, ये 1300 फिगर्स जो डॉक्टर वजाद साहब आपकी नजर में इसमें बहुत से और भी अवामिल है, या वजह यही हम इन जनरल हम तो नहीं असेस कर सकते हैं, ना स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मीर हसन जो हुआ ये तो खुद खत लिख के गया वज़ीर आज़म को, लेकिन क्यों रुझान बढ़ रहा है आपकी नजर में? माहिर नफ्सियात के तौर पर आप किस तरह देखते हैं? नहीं, डॉक्टर वजाद साहब से राब्ता नहीं है जब तक हमारा। रेहान हाशमी साहब, आपकी नजर में सर ये क्या हो रहा है, क्या अक्कासी हो रही है इस माशरे में? देखिए सफ़ान, कुछ बात बिल्कुल दुरुस्त कही वसीम भाई ने। उसकी वजह यह है कि दीन इस्लाम के पैरोकार होने के नाते भी एक तो हराम है, और उसकी वजह यह है कि तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद भी मुस्तहकम
अपने आप को जहनी तौर पर रखने की का दर्स हमेशा दिया गया। लेकिन बावजूद इन तमाम चीज़ों के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं और WHO की रिपोर्ट है और मुख्तलिफ जगहों से जो स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा हुआ, इत्तफाक से मेरी भी नज़रों से गुजरा कुछ सालों का डाटा पूरे पाकिस्तान का, वो इंतहाई अलार्मिंग है। इसमें भी कोई शक नहीं कि अमूमी तौर पे जो WHO की रिपोर्ट है उसमें दीगर समाजी मसाइल के साथ साथ मुआशी मसाइल सर फहरिस्त हैं और वो कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं। सिंध में इसकी शरह का दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़्यादा होना ये हाँ तशवीशनाक इसलिए भी है कि सिंध में अमूमी तौर पर दही इलाकों या दही इलाकों से करीब कुर्बत रखने वाले शहरी इलाकों में इसका होना ये हम सब लोगों को इस बात की तरफ राग़िब करता है कि सोचें, और ख़ास तौर पर हुक्मरान तबका, कि लोगों को रोज़गार के मौक़े जिस तरह मुयस्सर थे माजी में वो गाहे बगाहे कम होते जा रहे हैं। हारी कहीं पर तो अपने मुआशी बदहाली का शिकार होकर पूरे पूरे घर को बर्बाद कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो दूसरी जानिब जो इंडस्ट्रीज़ जो बंद हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ तक के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं मलेशिया, बांग्लादेश, और न जाने कहाँ कहाँ लोग जाएंगे। कारोबारी सहूलियात नहीं मुयस्सर आएंगी तो लोग कहाँ से करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये, अच्छा ये तमाम चीज़ें को रिलेटेड हैं, ये तकरीबन लगभग 30-35 एस्पेक्ट्स हैं, इंतहाई अहम पहलू हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने से गुरेजे, उसकी वजह जनाब ये है जो लगाए हुए हैं वो वैसे ही भुगत रहे हैं। 40 तो डिपार्टमेंट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट के अहलकार अमूमी तौर पे जो मराद के ऊपर या मेरिट को सबोताज करके जो भर्ती किए गए हैं उसका हम और आप हाल बेहतर तरीके से देख रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स ने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बेहतर बनाना जरूरी था। मुल्क के अमनो अमान के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, उसको फरोग मिलना चाहिए था। जो नहीं फिर सवाल ये पैदा होता है कि टेडैप क्या कर रहा है, BOI क्या कर रहा है। सही, ये बहुत सारी चीजें मिल गई हैं मतलब आपस में, आप कह रहे हैं कि मतलब यकीनन ये कोरिलेटेड है। ये इसको मतलब टैकल करने के लिए जैसे जिब्रान नासिर साहब आपकी नजर में, क्योंकि मेंटल हेल्थ साइंसेस के जो है एक्सपर्ट हो तो बताएंगे, लेकिन टैकल विल किस तरह करें? जो रेहान आजमी साहब, वसीम आफ्ताब साहब कह रहे हैं दोनों इकोनॉमिक रीजंस बता रहे हैं, जो नजर भी आ रहा है एक फैमिली कह रही है कि इकोनॉमिक रीजंस है, एक खुदकुशी की और 1300 के तो हमें नहीं पता मिल क्या है। क्या इसको टैकल इस तरह करें कि नौकरियां क्रिएट करें, या ये एक मेंटल और एक मेडिकल का मसला है जिसको डॉक्टर्स टैकल करें? एक मेंटल हेल्थ अथॉरिटी भी है सूबा सिंध में और सेनेटर करीम ख्वाजा साहब उसको हेड भी करते हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी के, तो क्या वो करे, कौन करे, ये किस तरह टैकल किया जाए इस मामले को? जिब्रान नासिर साहब। सर पहले बात तो मेरे ख्याल में ये कहना आसान है कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, मगर जब आपका साहिब इक़्तिदार मदीना की रियासत का नारा लगा के हुकूमत कर रहा हो और हुकूमत कायम करना चाह रहा हो और उस दौर में कोई ये खत लिख के मर जाए कि मेरे सर पे छत नहीं है, मेरे बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं है और खाने को रोटी नहीं है, तो मैं उसे खुदकुशी नहीं कहूँगा, मैं उसे रियासती कत्ल कहूँगा। क्योंकि रियासत ने अपने फ़र्ज पूरे नहीं किए, फ़राइज़ पूरे नहीं किए, तो गरीब को आपने मजबूर कर दिया कि वो तड़पता हुआ सर्दी में अपने औलाद को नहीं देख सकता तो वो खुदकुशी कर ले। दूसरी बात यह है, मुझे आप एक बात बताइए, मैं क्यों बतौर हुकूमत रोजगार दूं जब फुटपाथ पे सैलानी खाना खिला रहा है? मैं क्यों स्कूल बनाऊं जब सिटीजन फाउंडेशन स्कूल चला रहा है? मैं क्यों लाशें उठाऊं जब ईदी और छिपा मौजूद है? मैं जना अस्पताल के अंदर भी क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करूं जब पेशेंट एड फाउंडेशन 2 अरब रुपए से ज्यादा प्राइवेट फंडिंग लेके आके साइबर नाइफ ले आती है और OPD बना देती है और बाकी चीजें कर देती है, जिसका आके सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी ले जाती है। इसी तरीके से मैं दरख्त क्यों लगाऊं जब स्कूल के बच्चे हर हफ्ते जाके मुहिम करके फेसबुक और सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि देखो हम ग्रीन कराची कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं कचरा भी क्यों उठाऊं? हमारे यहाँ जो हैव और हैव नॉट्स का फर्क है वो बहुत ज्यादा हो गया है। जिनके पास पैसा है वो अपने कनाल के घर में डिफेंस में या कारसाज में 1000 गज की कोठी के अंदर प्राइवेट गार्ड, प्राइवेट पानी का टैंकर, प्राइवेट सिक्योरिटी और जनरेटर के साथ प्राइवेट बिजली का इंतजाम लिए सिर्फ झंडा लगाने की देर है। वो हर एक कनाल का घर अपने आप में एक आजाद रियासत है। और जो गरीब लोग हैं वो कम्प्लीटली चैरिटी बेस्ड है। और हमारे यहाँ यही एक निज़ाम है कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स की चोरी करेंगे, हम उसका जो टैक्स देंगे उसका एहतसाब भी नहीं करेंगे और हम खैरात और सदकात के नाम पे चीज़ों को चलाएंगे। तो चीज़ें चलेंगी तो मगर चीज़ें एडहॉक चलेंगी। जिसको रसाई मिल गई इन खैराती इदारों तक उसका कोई काम बन जाएगा और जिनको नहीं मिलेगी उसी तरह खुदकुशी करते रहेंगे या अस्पतालों के अंदर झुलस के मरते रहेंगे। इसी जना अस्पताल के अंदर जहाँ ये बच्ची जो है झुलस के मर गई, पीछे आप जाके पेशेंट एड फाउंडेशन का खैराती वार्ड देखिए, आपको लगेगा आप आफान के अंदर आ गए। तो क्या ये एक ही जगह पे नहीं मुमकिन है? यकीनी तौर पे
अगर 2 वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का फर्क है एक ही जना अस्पताल की 4 दीवारी में, चूंकि एक प्राइवेट मैनेजमेंट चला रही है आम शहरियों की वॉलंटरीली बेस और एक हुकूमत चला रही है, तो फिर मसला तो नीयत का है ना, वसाइल का नहीं है। हम इकोनॉमिक हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे यहाँ मजबूरी है, मगर मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि भाई 80 लाख से लोग बताए जाते हैं कि जायद लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो कोई 10 लाख लोगों ने इज्तिमाई खुदकुशी तो पाकिस्तान में नहीं कर ली है। यकीनी तौर पे हर एक के इतने आसाब मजबूत नहीं होते हैं, कुछ लोग ज्यादा वनरेबल होते हैं उस हवाले से, प्रेशर्स के हवाले से हर एक के अपने घर के हालात मुख्तलिफ हैं। मगर मैं फिर आपसे कहूंगा कि जहाँ पे इतनी सक्सेसफुल चैरिटीज पाकिस्तान में चल रही हैं, वो SIUT हो, वो TCF हो, या वो छिपा हो, या वो ईदी हो, या वो सैलानी हो, वो सैलानी जिसका किचन इस्लामाबाद में अडॉप्ट करके खान साहब आके कहते हैं कि ये देखो जी हमने लोगों के खाने के लिए जगह भी खोल दी, और उसके ऊपर उनको कोई शर्म लिहाज नहीं होता कि जुमला बोलते हुए और ये झूठ बोलते हुए कि सैलानी का किया कराया और बनाया है। तो ऐसे मुल्क में सर आप चंदा इकट्ठा करें, आप फंड रेजिंग के प्रोग्राम किया करें। ये जो मर गए इब्राहिम हैदरी के अंदर साहब खुदकुशी करके, इनके बच्चों के लिए भी फंड रेजिंग के प्रोग्राम करें। ऐसे माशरे में करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करना तो फजूल है। एग्जैक्टली आप ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी। लेकिन आपने एक बात की रियासती कत्ल वाली, मैं इस पे दीगर पहले से कमेंट भी लूं, लेकिन डॉक्टर वजाद साहब आप साथ हैं हमारे, सिर्फ क्या हो रहा है ये जो सुसाइड का रुझान बढ़ा है, माहिर नफ्सियात के तौर पे आप कैसे एनालाइज करते हैं, उसको टैकल कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या करें गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि खुदकुशी करने की सबसे बड़ी वजह वर्ल्ड वाइड है क्या, और अभी तक वो चीजों में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि डिप्रेशन की वजह से आप ज्यादा खुदकुशी करते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसी नफ्सियाती मर्ज जो कि आपको डायग्नोज भी ना हुआ हो, जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर है या नशे के अमराज हैं, और वो इलाज में ना हो, ये सारे लोग जब हमारे लोगों में घूम रहे होते हैं अवाम के बीच में, तो ये लोग बड़े वर्नेबल होते हैं और इनको कभी भी कोई भी चीज जो कि हमारे, चाहे वो फाइनेंशियली कंडीशन हो, चाहे वो रिश्तों के मसाइल हो, चाहे वो समाजी इश्यूज हो, ऐसे वर्नेबल लोगों के ऊपर ज्यादा हिट कर जाती है। एक आम आदमी के ऊपर अगर सिर्फ पैसों की वजह से लोग खुदकुशी कर रहे होते तो इस वक्त कराची आधा खुदकुशी कर चुका होता। लेकिन बात यह होती है कि जो लोग ऑलरेडी अनडायग्नोज बीमार हैं, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो अपना इलाज भी नहीं करा रहे, तो उनके अंदर बड़ी खतरनाक किस्म की केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर उनकी नाउमीदी सबसे टॉप पे चली जाती है, फिर खाना पीना उनका खत्म हो जाता है, फिर उनकी जनाब सबसे बड़ी बात उम्मीदें मर जाती हैं, और फिर जब वो अपना इलाज नहीं कराते, और प्लस आपके घर में फिर खाना पीना नहीं है, आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, लाइट जा रही है, पानी खत्म हो गया, उसके अलावा हर जनाब सुबह से लेकर रात तक आप खबरें देखें तो मसले ही नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के वो सारे जो अनडायग्नोज लोग हैं उनमें से ये लोग ज्यादा अटैम्प करते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं खुद जिना हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में होता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग तो ये चीजें बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोग उसमें से लड़ जाते हैं हालात से, और वो कुछ अपने तौर पे जाती तौर पे अपने आप को बेहतर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है, वैसे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपने बहुत अहम बात तो की है जी कि मसला ये जो है कि वो बीमारी और जो इसमें सेंसिटिविटी जो होती है, जो अनडायग्नोज्ड होती है, वो मामला ज्यादा खतरनाक है। अगर सिर्फ पैसे ना होने की वजह से करें खुदकुशी तो बहुत ज्यादा खुदकुशियां। इस ब्रेक के बाद आएंगे और अहम तरीन मौजू करप्शन भी एक बड़ी अहम बीमारी है इस माशरे में, उस पर भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। सेहत का निज़ाम हो या इसके साथ साथ जो रुझान है खुदकुशियों का, इस पर गुफ्तगू हुई है। तालीम के निज़ाम में भी इस वक्त बदउनवानी भी है, बहुत से अहम अवामिल और भी हैं। मिसाल के तौर पर कल एक गिरफ्तारी हुई एंटी करप्शन सिंध की तरफ से, जो एंटी करप्शन सिंध यानी जो प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, ये नैब ने नहीं, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने करी और मिनिस्टर की कंप्लेन पर गिरफ्तारी करी। ये माजरा क्या हुआ ये आपके सामने रखते हैं। महकमा एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाई के बाद 20 करोड़ रिश्वत तलब करने वाला कहा गया जी एंटी प्रेस रिलीज में कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है जो रिश्वत तलब करता था। खुफिया इत्तलात पर, टेलीग्राफिक और सेलुलर मालूमात की बुनियाद पर, यानी व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स पर जो एंटी करप्शन को मिले, जिससे ये रिश्वत तलब की जाती थी और ये गिरफ्तारी अमल में आई। शख्स का नाम था मोहम्मद हुसैन सोमरो, और ये जो IBA के टेस्ट पास करके 950 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा जो आए थे, उनको परमानेंट करने के नाम पर फी टीचर 5 लाख रुपए रिश्वत जो है वो ये तलब कर रहा था, और रिश्वत तलब कर रहा था सोहेल अनवर सियाल साहब के नाम के ऊपर, जो कि इस ज़मीन में सूबाई वजीर इंसदाद बदउनवानी, आबपाशी और ज़कात उशर सोहेल अनवर सियाल साहब का नाम बाकायदा इस्तेमाल किया गया, और उन्होंने ही कंप्लेन करी। फिर मुलजिम के खिलाफ पुलिस स्टेशन न्यू टाउन में FIR दर्ज का इंदराज भी हुआ। वसीम अफ्तार साहब, पहले आपने महकमे तालीम पे नजर भी आपकी है गहरी, से पहले आप स्टोरीज और अहम इस हवाले से रहे भी हैं इन्वॉल्व,
सर ये क्या हो इसी तरह होता है, ये किसी और के नाम पे रिश्वत तलब करना, और फिर ये केस जो करप्शन के होते हैं, आए रोज गिरफ्तारी होती है, ये सब्सटैंशियल प्रूफ भी होते हैं, या क्या होता है ये मामला? यार सफान भाई देखिए, तालीम के हवाले से या सेहत के हवाले से पीपल्स पार्टी का जो तारीखी और शानदार माजी है ना, इस पर तो हम सब मतलब सिर्फ मातम करने के अलावा भी अगर कुछ बचता है तो वो भी उस तरफ भी आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ होना हमारा नहीं है। मैं इसलिए कहूंगा कि देखें, चाहे सिंध का हायर एजुकेशन कमीशन हो, चाहे मैट्रिक बोर्ड हो, चाहे इंटर बोर्ड हो, या ये कॉलेजेस हो या स्कूल हो, या इतना बड़ा एक माफिया है, अरबों खरबों, ये 12-15 साल हो जाएंगे ना इस दफा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। आप इनसे पूछेंगे इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे, खरबों रुपए से कम नहीं होगा इन्होंने खर्च किया होगा तालीम के नाम पर। लेकिन जो तालीम की सूरत हाल है, आप इस मुल्क, इस सूबे का पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी मोहतरम IG साहब हैं, जो KPK में लगाए गए हैं, बड़े ईमानदार आदमी है, नो डाउट, बट आज उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। आप ये देखेंगे, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कराची के किसी बच्चे को पास नहीं करता है, लेकिन ये आप ये देखें पाकिस्तान सिंध की सारी ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग आए हैं यार। ये जुल्म जो इस तरह कर रहे हैं कि आप मुल्क का निजाम इसको आप अपने हाथों से तबाह कर रहे हो, और फिर आप कहेंगे यार ये अल्लाह की तरफ ऊपर से रहमत के फैसले आएंगे, नहीं यार, ऊपर से अजाब आएगा। जो जुल्म आप इस सूबे के लोगों के साथ कर रहे हैं, शहर के साथ कर रहे हैं, और आप ये सोचें कि यहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, रहमतें नाजिल होंगी, इस सूबे पर इस अल्लाह का अजाब नाजिल होना है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों के पास तालीम एक तो है नहीं, और जिनके पास तालीम आ जाती है उनके पास रोजगार नहीं है। आप इस शहर के बच्चों को ना पुलिस में उनके पास जगह है, ना हेल्थ में उनके पास रोजगार है, ना एजुकेशन के अंदर है, ना किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। मैं जो सिंध के कौम परस्त हैं उनको दावा देता हूं, आए, अगर वो इंसाफ पर मबनी कोई निजाम चाहते हैं ना, मेरे साथ चलें। सिंध, यहाँ पे सिंध सेक्रेटेरिएट, यहाँ के कराची में जितने भी डिपार्टमेंट, आप चलें मेरे साथ। यहाँ पर कराची का बच्चा कहीं नजर नहीं आएगा आपको। यार आप इंसाफ पर मबनी कोई तो बात करें, फिर आप अगर जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हो तो फिर ये कहें कराची और सिंध, ये क्यों मतलब आप अलग अलग कर देते हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कराची का बच्चा भी तो सिंध का बच्चा है ना सर, मतलब मैं भी तो सिंध में पैदा हुआ हूं। बच्चों को सिंध का बच्चा नहीं समझ रहे, मैं तुमको दावत दे रहा हूँ, मैं उनको भाई कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हटा दिया जाएगी, साहब को बहुत अच्छे हैं मेरे भाई हैं, और तरक्की करें। मैं किसी जिसको जॉब पर लग गई है, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ उसको हटा दें, लेकिन यार वो अगर लग गए तो ये शहर, इस शहर के बच्चे कहाँ जाएंगे? इस शहर के बच्चे ने जिसने एमफिल किया हुआ, जिसने मास्टर किया हुआ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस बात पे तो आपकी 100% सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने बड़े स्कैंडल आते हैं, कोई आपके ये एंटी करप्शन जो है आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि आप कराची में, तो उधर उन्होंने भी तो ये एंटी करप्शन की जिस आदमी को उसने पकड़ लिया होगा ना, इसका कोई वाली वारिस नहीं होगा, ये इंतहा कमजोर आदमी।